चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। बाबा साहब के नेक्स्ट आइडिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बाबा साहब का यहाँ पर जो अब हम आइडिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट विद मार्क्सिज्म एंड स्टेट सोशलिज्म। तो देखिए जी, जहाँ तक बाबा साहब की बात है, बाबा साहब का कंसर्न था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बाबा साहब का कंसर्न था वर्कर एक्सप्लॉइटेशन। पर बाबा साहब जो थे वो मार्क्स की तरह एक क्लास रेवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे। उनको था कि क्लास रेवोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, मुझे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा साहब और एम एन रॉय में ये खास फर्क याद रखेंगे आप। एम एन रॉय के केस में हमने ऑब्जर्व किया कि उनको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव चाहिए था। बाबा साहब ने अपने आप को सिर्फ इंडिक लेवल पर रखा। तो बाबा साहब ने कहा कि देखो, मुझे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया में ये है कि भाई यहाँ पर कास्ट का इशू बहुत सीरियस है। और वो इतना सीरियस है कि उन्होंने मार्क्स के केस में ये बोला कि अगर मार्क्स के लिए क्लास इशू एक इम्पोर्टेंट इशू था, तो मेरे लिए कास्ट इशू एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो उन्होंने गोल पोस्ट पहले ही क्लियरली डिफाइन कर दिया कि फॉर मार्क्स इफ क्लास वाज द इशू देन फॉर मी कास्ट इज द इशू। इस रीजन से बाबा साहब ने क्या बोला, बाबा साहब ने कहा कि देखो भाई, हमें फोकस करना है पुअर लोगों पर। आज की डेट में पुअर इवन अपर कास्ट्स में भी हैं। उनके पास भी एक डिग्निटी का चैलेंज है, जैसे दलित के पास एक डिग्निटी का चैलेंज है। तो वो फिर यही कहते हैं कि देखो, हमें फोकस क्या करना है, कास्ट को। अब हम कास्ट को फोकस कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो, मार्क्सिज्म में कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी उसने बोली। जैसे मार्क्सिज्म का एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई अपन को इकोनॉमिक लेवल पर या इन जनरल भी जो है एक्सप्लॉइटेशन को कहीं ना कहीं एंड करना है। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस पॉइंट से प्रभावित हूँ कि हमें एक्सप्लॉइटेशन को एंड करना ज़रूरी है। पर बाबा साहब ने कहा कि भाई, एक्सप्लॉइटेशन को एंड करने के लिए यदि मार्क्स अगर आज की डेट में बोलता है कि भाई वन ऑफ द ओनली वेज आउट टू डू दिस इज बेसिकली टू गो फॉर अ वायलेंट रेवोल्यूशन, वायलेंट रेवोल्यूशन करके जो है आप स्टेट को सीज करो, स्टेट पावर को सीज करने के बाद जो है एक डिक्टेटरशिप लाओ। तो बाबा साहब ने कहा कि बस देखो, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है इंडिया के केस में। तो इंडिया के केस में उन्होंने क्या फिर यहाँ पर रैशनल दिया, उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से इस्टेब्लिश्ड एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ है। तो हमें इस दायरे में पहली बात तो ऑपरेट करना है। तो ये हमारा एक रेलम ऑफ ऑपरेशन है। इसी रीजन से बाबा साहब ने एक मॉडल प्रपोज किया 1947 में, जिसको उन्होंने कहा स्टेट सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि स्टेट सोशलिज्म में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो की इंडस्ट्रीज को ओन करेगी, सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेगी। पर ये सारी चीजें वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में होगा। किसी भी तरीके का कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। रेवोल्यूशन के बाद जो है कोई डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट नहीं होगी। और वहां पर ये सारी चीजें नहीं होंगी। जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के दायरे में होगा। इस रीजन से बाबा साहब ने कहा कि अगर ये परिस्थिति पैदा करते हैं हम लोग, तो वील क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। और इस इकोनॉमिक जस्टिस में हम फ्रीडम को भी अपहोल्ड कर पाएंगे, ह्यूमन डिग्निटी को भी अपहोल्ड कर पाएंगे। और बाबा साहब ने कहा कि देखो, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी होगी तो अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होगा। डेमोक्रेसी होगी तो यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पे काम होगा।
और जब ह्यूमन डिग्निटी के बेसिस पे काम होगा तो किसी प्रकार का कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। बाबा साहब ने ये बात बोली। ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस, अगर हम ये कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो मार्क्स को लेकर क्रिटिकल थे, तो दैट विल बी अ रॉन्ग असेसमेंट। बाबा साहब अम्बेडकर विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स वाज क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव बोथ। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने मार्क्सिज्म में काफी सारे जो मार्क्स के स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को लेकर कंसर्न थे, उसको अप्रिशिएट किया। बाबा साहब ने ये भी इंश्योर किया कि जितने भी आज की डेट में हमारे को एक्सप्लॉयटेशन के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, उनको अपन को डिस्ट्रॉय भी करना है। पर उन्होंने क्या किया कि जो मार्क्सिज्म की ऑर्थोडॉक्सी थी ना, जिसको एम एन रॉय ने भी रिजेक्ट किया था, वो बाबा साहब ने भी रिजेक्ट किया। क्योंकि मार्क्सिज्म में जो उसकी हिस्टोरिक पूरी की पूरी ऑर्थोडॉक्सी थी, खास करके जैसे कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को लेकर, कि भाई हिस्ट्री इज अ क्लास स्ट्रगल ओनली, उस चीज से बाबा साहब प्रभावित नहीं हुए। क्लास का रिडक्शनिज्म, कि भाई वर्कर क्लास को एकजुट हो जाना चाहिए, उस चीज से बाबा साहब प्रभावित नहीं हुए। सिमिलरली यहाँ पर एडवोकेसी फॉर रेवोल्यूशनरी वायलेंस, इस चीज से भी बाबा साहब बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तो बाबा साहब ने एक चीज क्लियर बोल दी कि बस यूरोसेंट्रिक थिएटर के आइडियाज जरूरी नहीं है कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सूटेड हो। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनका एप्लीकेशन नहीं हो सकता। इस रीजन से उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, और ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मार्क्स के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। क्योंकि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बाबा साहब ने, जैसा भी हमने पिछले वीडियो में भी कल चर्चा की थी, कि वो रिलीजियस लेवल, कल्चरल लेवल पर रूटेड है। तो बाबा साहब ने मार्क्स के काफी सारे प्रपोजल्स को सही माना, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि बाबा साहब ने मार्क्सिज्म के इस क्रिटिक के थ्रू उन्होंने इवेंचुअली कंसेप्चुअलाइज किया स्टेट सोशलिज्म। और ये जो स्टेट सोशलिज्म का मॉडल है ना, स्टेट्स एंड द माइनॉरिटीज करके किताब है एक उनकी, 1947 में लिखी थी उन्होंने। इस किताब में उन्होंने इस चीज को उजागर किया। तो यहाँ पर जो स्टेट सोशलिज्म का आइडिया उन्होंने उजागर किया, उसमें क्या बोला कि भाई पब्लिक ओनरशिप हो की इंडस्ट्रीज की, प्लैंड इकोनॉमी हो, स्टेट रेगुलेशन ऑफ लैंड हो, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई सिविल लिबर्टीज दी जाए लोगों को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सब चीजें चलें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिविजुअल राइट्स दिए जाएं। इस तरीके से गेम खेला जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्क्स के नजरिए से हटकर बाबा साहब ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। बाबा साहब ने ये कहा कि बस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआ क्लास फॉर डोमिनेशन। जिस नजरिए से मार्क्स देख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को या स्टेट को, बाबा साहब ने उस नजरिए से ना कॉन्स्टिट्यूशन को ना स्टेट को देखा। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट जो है, इट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बुर्जुआ फॉर द डोमिनेशन। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए एक मॉरल और एक लीगल चार्टर है। किस चीज़ के लिए?
सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस रीजन से आप देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशलिज्म को क्या बोला, कि हमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करना है। ये एक बड़ी यूनिक चीज थी। अब मार्क्स ने इस चीज के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करी थी। मार्क्स तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको देखना ही नहीं चाहता था, पर बाबा साहब ने कहा कि नहीं, बस सोशलिज्म मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होगा तभी वो मॉरली जस्टिफाइड होगा। और तभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के तहत अगर हम सोशलिज्म को देखेंगे तो हम उसको डेमोक्रेटिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तभी उसको डेमोक्रेटिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बाबा साहब की तरफ से एक चीज तो क्लियर है बस, कि एक जगह पर लीगल अकाउंटेबिलिटी होना, दूसरी जगह पर पर्सनल फ्रीडम होना। ये दो चीजों का ब्लेंड होना बहुत क्रूशल है। नहीं तो इंडिया में हमेशा आप देखोगे कि भाई, वो कहते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म होगा और अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म होगा। और वो दोनों चीजों को रिजेक्ट करते थे, क्योंकि वो कहते थे या तो अथॉरिटेरियनिज्म होगा और या अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म होगा, और दोनों हो जाए तो स्टेट का डिजास्टर होगा। इस रीजन से आप देखो कि बाबा साहब ने एक किताब और लिखी, पता है उस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये 1923 में लिखी थी बाबा साहब ने। इस किताब में उन्होंने मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी का जो है वो क्रिटिसिज्म किया। कॉलोनियल लेवल पर जो ब्रिटिश हैं वो करेंसी मैनिपुलेशन जो कर रहे थे उसका क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया एक गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको भी क्रिटिसाइज किया। तो बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने ये बोला कि भाई, जब तक गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं होंगी तब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो सोशल जस्टिस का प्रिकर्सर क्या है, ड्राइवर क्या है? गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसीलिए आप देखो कि एक स्कॉलर है रमेश दत्ता। रमेश दत्ता ने ये बोला कि बाबा साहब ने जब अपने इकोनॉमिक थॉट्स रिवील किए इस किताब में, तो उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पर कोशिश करके दिखाने की कोशिश करी जिसमें एक, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक इंडियन कीन्स दिखता है। कीन्सियन इकोनॉमिक्स हम ग्लोबल लेवल पर पढ़ते हैं, जो डीपली कंसर्न था मॉनेटरी कंट्रोल को लेकर, इन्फ्लेशनरी कंट्रोल को लेकर, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स ऑन पुअर को लेकर। पर वो कहते हैं, रमेश दत्ता, की बाबा साहब के इकोनॉमिक थॉट्स में इनफैक्ट वही चीज़ को उजागर कर रहे थे। तो कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाबा साहब वॉज ऑल्सो दी प्रिकर्सर ऑफ इंडियन किंग्स, तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके पॉलिटिकल थॉट्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग थी यहाँ पर। अच्छा, लेकिन जैसे बाबा साहब ने ये बात बोली कि भाई स्टेट शुड ओन बिग इंडस्ट्रीज, नेहरू ने भी यही चीज करी। पर नेहरू ने फर्क क्या किया, इस चीज को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला। इस चीज को एक पार्लियामेंट्री प्रेरोगेटिव बना लिया, एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव बना लिया। यहाँ पर बाबा साहब से नेहरू के बीच में फर्क पैदा हो गया। बाबा साहब ने कहा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो ये सब, क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखोगे तब तक लीगल सेफगार्ड की गारंटी नहीं होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रस्ट नहीं करता। बाबा साहब ने क्लियर बोला, आई डोंट ट्रस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, कि दे विल बेसिकली प्रोटेक्ट द पुअर।
They will only protect the poor when things are very clearly given in the constitution, because constitution is the document of legal guarantee. तो बाबा साहब ने कहा भैया जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल गारंटी नहीं दोगे तब तक ये चीज़ मैं नहीं मानूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक अच्छे ईमानदार तरीके से करेंगी। तो ये चीज़ बाबा साहब ने बोली। इसी रीजन से आप देखो कि उदय मेहता जो हैं, उदय मेहता ने क्या बात बोली। उदय मेहता ने कहा कि बाबा साहब इस केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि ही वॉज बेसिकली व्हाट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल सोशलिस्ट का क्या मतलब है? ही वॉज बेसिकली एन इनोवेटर ऑफ अ राइट्स बेस्ड इकोनॉमिक जस्टिस। राइट्स बेस्ड इकोनॉमिक जस्टिस, ये चीज बाबा साहब के बारे में बोली गई। गेल ऑम्बेट ने यहाँ क्या बोला? गेल ऑम्बेट कहती है कि भाई बाबा साहब जो थे उनका फोकस जस्टिस पे था। मार्क्स का जो फोकस है वो रेवोल्यूशन पे था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहती है कि बाबा साहब जो थे ही वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट डिग्निटी एंड डेमोक्रेसी देन इकोनॉमिक पावर। क्यों? क्योंकि मार्क्स का क्या ऑब्जेक्टिव था? रेवोल्यूशन होगा, फिर इकोनॉमिक पावर जो है रेवोल्यूशन के बाद किसके हाथ में चली जाएगी? प्रोलेटेरिएट के। तो मार्क्स कहता है ये एंड हो गया, ये एंड गोल है। गेल ऑम्बेट कहती है कि बहुत बाबा साहब चाहते थे डिग्निटी, डेमोक्रेसी, ये चीजें वो चाहते थे। तो ये बाबा साहब और मार्क्स में एक कोर डिफरेंस था जो गेल ऑम्बेट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। इस रीजन से आप देखिए कि क्रिस्टोफर जैफरलेट ने भी कुछ इसी प्रकार का एक असेसमेंट दिया। क्रिस्टोफर जैफरलेट ने क्या बोला कि बाबा साहब जो थे वो इक्वालिटी लाना चाहते थे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इसी रीजन से बाबा साहब का जो पाथ था वो क्लियर था बॉस। हम पाथ ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, पार्लियामेंट फॉलो करेंगे, रेवोल्यूशन नहीं फॉलो करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वेलेरियन रॉड्रिग्स ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। वेलेरियन रॉड्रिग्स ने कहा कि देखो बाबा साहब जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि कास्ट इज नॉट इक्वल टू कास्ट, क्लास एंड कास्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो कास्ट जो है उसको क्लास के साथ इक्वेट ना करने का काम बाबा साहब ने सबसे पहले किया। और ये बाबा साहब को डिस्टिंक्ट बनाता है नॉट ओनली मार्क्स से, बल्कि गेल ऑम्बिट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी बोली कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियरली प्रूव हो जाती है कि मार्क्स की थ्योरी जो है वो यूरोसेंट्रिक ज़्यादा थी, क्योंकि उसका इंडिया में तो एप्लीकेशन कतई नहीं दिख रहा था। क्योंकि इंडिया में क्लास प्रॉब्लम नहीं, कास्ट प्रॉब्लम थी। तो जब इंडिया में कास्ट प्रॉब्लम नहीं थी, या कास्ट प्रॉब्लम थी, क्लास प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूरोसेंट्रिसिटी ऑफ मार्क्स यहाँ पर हाईलाइट होती है। और क्वेश्चन मार्क उठता है मार्क्स के यूनिवर्सलिटी पे। तो मार्क्स की थ्योरी को अपन यूनिवर्सल थ्योरी नहीं मान सकते इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी। जो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पूरा।